नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, दूसरे हिस्से में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में कंपनी के वैल्यूएशंस और लास्ट हिस्से में कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सब करने के बाद इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और कंपनी के बारे में एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना सकती है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के ये सब काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेटा पैटर्न एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और एरोस्पेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती है, डिज़ाइन करती है, प्रोडक्शन भी उनका करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक ख़ास तरह की टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसको टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन होने के बाद ये जो टेक्नोलॉजी और इसके जो इक्विपमेंट रहते हैं या जो कंपोनेंट्स रहते हैं, वो फाइटर जेट, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट आदि में यूज़ होती। सारी की सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस अपने कंपनी में बनाते हैं। इनको बाहर से ये किसी की मदद नहीं लेते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इनके पास खुद इनबिल्ड एक टीम है और ये अपने इंजीनियर की मदद से ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब को वे प्रोवाइड करते हैं इसकी सर्विसेज और इनके प्रोडक्ट्स। अब इनके जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी है और उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो LCA तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि इनके पास अपनी एक इनबिल्ड इन हाउस टीम है जिनके इंजीनियर काफ़ी कैपेबल हैं और जो इन हाउस सारी की सारी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, इसको डेवलप भी करते हैं। इसके साथ साथ ये कस्टमाइज सोल्यूशन भी देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जनरल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। प्रोडक्ट एक ख़ास रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डेवलप और डिज़ाइन किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई में क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इन हाउस इन बिल्ड अपनी ही कंपनी में उसको डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर। ये जब अपनी ही कंपनी में सारा का सारा काम करते हैं उससे क्या होता है, क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा इनका कंट्रोल रहता है। तो क्वालिटी, क्योंकि ये आर्मी ग्रेड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वहाँ पे क्वालिटी टॉप नॉच या जिसको हम द स्टेट ऑफ आर्ट जो लेवल की चाहिए होती है वहाँ पे ये वो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को। इनके जो कस्टमर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, ये सब का सब इनका इन हाउस अपनी ही फैक्ट्री में, अपनी ही कंपनी में करते हैं। उससे क्या रहता है, इनका क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं कस्टमाइज़ होते हैं और ये आर्मी ग्रेड के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाते हैं। तो वहाँ पे हाई टॉप नॉच क्वालिटी को मेंटेन करना होता है ताकि प्रोडक्ट में वेयर एंड टेयर मिनिमम हो। और ये उसके साथ उसके टेस्टिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, जो भी उसकी मेंटेनेंस होती है उसको भी रिपेयर एंड मेंटेन करा जाता है और उसमें वेयर एंड टेयर बिल्कुल मिनिमम हो जाता है और प्रोडक्ट लॉन्ग लास्ट चलते हैं। ये रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें प्रोडक्शन से 54% आता है, डेवलपमेंट जो करते हैं उसमें 42% है और सर्विसेज से इनको 4% आता है। इसके बाद इनका रेवेन्यू का और भी इन्होंने स्प्लिट करके बताया। इनको रडार से 40% आता है, EW से 21%, AMC से 3%, FCS से 7%, एवियोनिक्स से 18%, ATE से 6%, नेवल से 2% एंड अदर से 3% आता है। ऑर्डर बुक के बारे में इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। 2021 में इनका जो ऑर्डर बुक था 3900 करोड़ था, 4,900 करोड़, जो कि 5,000 करोड़ के पास में। 42 में 4700 करोड़, 2023 में 9200 करोड़ और 24 में 10,800 करोड़ और इस साल में अभी जो 9 महीने जो हुए हैं उसमें 10,900 करोड़ तक का ऑर्डर बुक इनके पास अवेलेबल है। ऑर्डर बुक इनकी हेल्दी दिख रही है, लेकिन कॉन कॉल में इन्होंने बताया कि जो डिफेंस के ऑर्डर्स होते हैं ये इनको एक तो बहुत जल्दी नहीं मिलते, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। इसमें 2 साल, 3 साल, 6 महीने, क्योंकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है ये जब बनाते हैं तो कई बार सामने वाले जो कस्टमर है, एंड यूज़र, उनको पसंद नहीं आती है या उसमें कस्टमाइज़ करना चाहते हैं और इनको टेक्नोलॉजी पहले से बना के भी रखनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स। इस वजह से ये एक लेंदी प्रोसेस है।
तो ये वेट कर रहे हैं कि कोई इनको बड़ा सा एक बार प्रोजेक्ट मिल जाए, उससे अपने रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए इनका प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के बाद देखिए आरओई का नंबर लगातार आरओई घटता चला जा रहा है। आरओई और आरओसी ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा तरीका है इसको रिसर्च करने का। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने तरीके से एक बार रिसर्च करके देखिए। पेज में इन्होंने गाइडेंस के बारे में थोड़ा सिग्नल दिया है। इन्होंने गाइडेंस दिया है 20 से 25% के बीच में इनका जो रेवेन्यू आएगा ये वो होगा। सीधा कंपनी के कॉन कॉल पे चलते हैं और वहाँ पे क्या क्या हाईलाइट रही वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी की कॉन कॉल की शुरुआत बहुत अच्छी रही, बहुत पॉजिटिव दिखी, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं स्क्रीनर पे वो उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ का नंबर है 32 और यहाँ पे जो ये सेल्स ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ी कम है। तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ 30 थी, 35 उसको घटा के इन्होंने 25 करा है, लेकिन कॉन कॉल में ये बोल रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। कॉन कॉल में बताया जा रहा है बहुत एक्साइटेड है, बुलिश है, लेकिन जो उनके नंबर्स हैं स्क्रीनर पे उसके हिसाब से ये कम दिख रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिए आप अपनी रिसर्च के लिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है 20 से 25% के बीच में इनका रेवेन्यू का ग्रोथ रहेगा, ये इनकी गाइडेंस है। और इन्होंने वही बताया कि हम अपने इन हाउस सब कुछ प्रोडक्शन डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम ऑर्डर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और हमारा जो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो कॉन कॉल में ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये सारी हाईलाइट्स थी कॉन कॉल की। इनके बारे में बात करिए, इम्प्रूव हुआ है 9 मंथ में, हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, 40% इनका बेटा मार्जिन है। कॉन कॉल के बारे में फिर से यहाँ बात करिए 20 से 25% रहेगी। और बात की गई कि इंडिया में हम अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में हायर मार्जिन के ऊपर काम होता है। और जो इंडियन में हम जो ज़्यादातर काम करते हैं वो L1 यानी कि लोएस्ट कॉस्ट जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स जाते हैं। लेकिन डिफेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे L1 के ऊपर काम नहीं होना चाहिए, काम यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर कॉस्ट के ऊपर। INR इंडियन करेंसी, उसके ऑर्डर अगले 18 महीने के बीच में इनके पाइपलाइन में प्रोसेस में और जल्दी ही इनको मिल सकते हैं। डिफेंस एक्सपो के बारे में बात करिए 2025 में जो बेंगलोर में होना है, ये वहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं, वहाँ से भी इनको कुछ बिजनेस रेवेन्यू मिल सकता है। R&D टीम के बारे में इन्होंने बात करी है, उसको एक्सपांड कर रहे हैं। ऑलरेडी इनके पास टीम और इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं इन हाउस। फिर यहाँ पे बात की गई है कि जो गवर्नमेंट है हमारी डिफेंस के ऊपर काफ़ी बजट दे रही है, पुश कर रही है। 1.8 लाख करोड़ का जो अपग्रेडेशन जो पैसा इस्तेमाल होगा मिलिट्री का, उसमें इनको काफ़ी डिमांड दिख रही है आने वाले टाइम में। गाइडेंस यहाँ पे 20 से 25% के बारे में दी गई है, ये वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ पे एक इन्होंने चीज़ करी है कि नेट डेट फ्री क्या हम बैलेंस शीट हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी होनी चाहिए। ग्रोथ कंपनी लोन लेके भी अगर ग्रोथ करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेट फ्री होने की तरफ चल पड़े, इसका मतलब इनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आप इसको एक बारी अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात की गई। ऑर्डर बुक के बारे में इन्होंने बताया कि जो डिफेंस में जो ऑर्डर बुक होती है वो 3 से अगर 5 साल की मिले तो आप अपने रेवेन्यू को स्टैटिक और कंसिस्टेंट बनाए रख सकते हैं। और जो डिफेंस की जो ऑर्डर्स होते हैं ये इनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ये बहुत जल्दी प्रोसेस और एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहाँ पे बात की गई है इन्वेंट्री डेज में ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके जो 2 प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे हैं, जिसकी वजह से इन्वेंट्री और जो रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा स्टक हो गया है, इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे इनके इन्वेंट्री डेज दोबारा से नीचे आ जाएंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बार इनके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी आज की डेट में 9,600 करोड़ के मार्केट कैप पे है, जो कि एक स्मॉल टू मिड कैप की तरफ जाती हुई कंपनी दिख रही है। इंडस्ट्री का P 52 है, स्टॉक का P 54 है, तो अभी कह सकते हैं कि उसके आसपास ही इंडस्ट्री के। सेल्स ग्रोथ का 3 साल का एवरेज 32 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42, ROE 14 का है, पेग रेशियो 0.62 है और प्राइस टू बुक 7 का है। कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वीक दिख रहा है अभी। जो बात इन्होंने कॉन कॉल में बोली वो इनके नंबर्स में मुझे नहीं दिख रही है। कॉन कॉल में इन्होंने बोला था कि हमारे रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, जैसी कॉन कॉल की शुरुआत थी, लेकिन नंबर्स में मुझे वो नहीं दिख रहा है। 2023 सितंबर में ये 100 करोड़ का काम करते थे, फिर 140 का गए, 180 का गए, फिर 104 पे आए, 90 पे आए, 117 पे आए। प्रॉफिट बना पा रहे हैं आज की डेट में, लगातार प्रॉफिट बना पा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट इनमें इनके एक बड़ा हिस्सा अदर इनकम का भी है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर पिछले साल को भी गिना जाए 450 करोड़, फिर 520 करोड़ और इस साल अभी 500 करोड़ के आसपास पहुँचे, तो थोड़ा फ्लैट दिख रहा है। ये अपनी सेल्स ग्रोथ के नंबर को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी प्रॉफिटेबल हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी है वो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी बेटर है। ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए भी और उसके इन्वेस्टर्स के लिए भी। रिजर्व्स ऑलरेडी इनके पास 1300 करोड़ के रिजर्व्स हैं, बोरोविंग 7 करोड़ है और कॉन कॉल में भी बात कर रहे थे कि हम डेट फ्री बैलेंस शीट बनना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि डेट फ्री बैलेंस शीट बन के करना क्या चाह रहे हैं। ये सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं कि हमें आगे ग्रोथ नहीं दिख रही है, ग्रोथ दिख नहीं रही, कर नहीं पा रहे, भगवान जाने, लेकिन जो कॉन कॉल में कह रहे हैं उसका ये एक मेरा इंटरप्रिटेशन है इसमें। प्रमोटर होल्डिंग जो 45% थी वो कम होकर 42 हुई है। FIIs 1% से बढ़ के 14% हो गए। DIIs 8% थे, वो लगभग वहीं है, 8.5 है। और पब्लिक होल्डिंग 44% से कम होकर 34% हो गई है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ की एवरेज 32 है। ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी और ग्रोथ फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट और डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नंबर इनके कम हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44, ROE 14, इंडस्ट्री का P 52, प्राइस टू बुक 7 है और कंपनी का P 54 है और आज की डेट में पेग रेशियो 0.62 है। इसलिए मैंने इसको वैल्यूएशन के मामले में एक्सपेंसिव रखा है क्योंकि इसके सेल्स की ग्रोथ कम हो गई है। ओवरऑल फंडामेंटल को मैंने ओके रखा है और टेक्निकल में इसका जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में है। इसकी गाइडेंस में इसको कंपनी के मैनेजमेंट ने डाउन ग्रेड करा है, गाइडेंस को कम करा है। 30 से 35 इसकी नॉर्मली जो कॉन कॉल थी, इसकी जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थी उसको कम करके 20 to 25 करा है, तो इन्होंने डाउन करा है। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। कैटेगरी ओके में रखा है मैंने, और जो मेरे रीज़न है, एक तो फ्लैट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, फ्लैट से डाउन हो रही है और गाइडेंस को घटाया है इन्होंने, तो ये मेरे रीज़न है। आपके क्या रीज़न है, प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट